बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटिंग, डिफरेंट डोमेन ऑफ कंप्यूटिंग एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 10 है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटिंग क्या आती है, ये हमारे पास डिफरेंट डोमेन एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं वो देखने वाले हैं। तो कंप्यूटिंग इज़ एनी एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो कंप्यूटर को यूज़ करती है। तो कंप्यूटिंग हर जगह जो भी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही है उसमें कंप्यूटिंग का रोल बहुत ही अहम है। इसके अलावा अगर मेजर देखे जाए कंप्यूटिंग के डिसिप्लिन, तो उसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह आ जाती है। तो यानी कि कंप्यूटर के साथ जो भी आप ऑपरेशन करते हैं, उसका जो भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो असल में कंप्यूटिंग में आता है। कंप्यूटिंग की अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो वो हमारे पास आ जाती है, जैसे कि द यूज आर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मैं फिर इसको द यूज आर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसकी सिंपल यही है कि वो ऑपरेशन और जो यूजेज वगैरह होता है कंप्यूटर्स का, वो हमारे पास कंप्यूटिंग आते हैं। तो कंप्यूटिंग एसीएम एक कंपनी है, इसने 2005 में जो कंप्यूटिंग को डिफाइन किया था। तो एसीएम का मतलब होता है, ये स्टैंड फॉर करता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। इसको फिर मैं रिपीट कर, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। तो ये एसीएम एक कंप्यूटर की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डिफाइन किया था 2005 में। तो ये कहते हैं कि कंप्यूटिंग एक बहुत ही वसी और बहुत ही यानी कि एंडलेस, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जहाँ भी देखें, जब तक कंप्यूटर आया और आने वाले वक्त में भी इसका जो डिमांड है और इसका यूज बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी आप प्रोसेसिंग करनी हो, स्ट्रक्चरिंग करनी हो, मैनेजिंग करना हो, या फिर आपने किसी नेटवर्क कम्युनिकेशन वगैरह करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो, कोई भी चीज़ आपने परफॉर्म करनी हो, कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, तो सारे के हर एक चीज़ में कंप्यूटिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ आप यानी कि कंप्यूटिंग वहाँ भी परफॉर्म हो रही है। तो अब डोमेन आप कह लेंगे, जो डिसिप्लिन एक आपके यानी कि डिसिप्लिन के सब जो फॉर्म कह लें वो हमारे पास आ जाती है डोमेन्स। तो सबसे पहले डोमेन्स में आ जाती है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग, ये जितनी भी डोमेन है ये पूरे कंप्लीटली सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट तो मैंने आपको ये रेडी ट्यूटोरियल बना चुका कंप्लीट बुक्स के, यानी एक सब्जेक्ट के हिसाब से ट्यूटोरियल बनाया, तो ये कंप्लीट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। बाकी ये आप कंप्लीट ये सब्जेक्ट आप अगर IT वगैरह करें तो इसलिए आपने पढ़े होंगे ये सब्जेक्ट। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मतलब कि जो हमारी यानी कि कंप्यूटर वगैरह जो प्रोसेसिंग वगैरह जो भी वर्क हो रहा है हमारे कंप्यूटर के इंटरनल है, तो वो कैसे वर्क हो रहा है, वो सारी चीज़ों को अगर हम थ्योरेटिकली बयान करना चाहें तो वो हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आ जाता है। जैसे कि अगर आपने प्लस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसमें वो अल्फ़ाबेट वगैरह जो नंबरिंग वगैरह कैसे ले रहा है, उनको कैसे वो प्लस माइनस कुछ भी जो भी कर रहा है, तो वो थ्योरी ऑफ उसको अगर हम बताएं कि ये इस तरह वर्किंग हो रहा है थ्योरेटिकली, तो ये हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। जैसे कि प्रोसेसर कैसे वर्क कर रहा है, तो ये भी आप इसको हम अगर थ्योरेटिकली बताएंगे तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वगैरह में आता है। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कोडिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन और कोडिंग थ्योरी ये रिलेट करती है क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी क्वांटिफिकेशन मतलब कि आपने कितनी मकदार में जो नंबरिंग वगैरह दी है उसको जो ये डिफाइन करती है। यानी कि आपने जैसे कि जो डिजिट वगैरह जो वो दिए हैं, आप कितने डिजिट कितनी क्वांटिफिकेशन में दिए, कितने डिजिट वगैरह दिए हैं उसको डिफाइन, और ये सारा काम कोडिंग थ्योरी के थ्रू ही होता है। उसके बाद एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर ये क्या है कि आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि तो हर एक ने पढ़ा होगा, ये कंप्यूटर साइंस का रहा है, IT का रहा है या CS का रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आप जिसने की है, ये थर्ड सेमेस्टर वगैरह में कंप्यूटर डाटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाई जाती है, उसके एल्गोरिदम। तो इसमें एल्गोरिदम का वो कितना टाइम लगता है, क्या एल्गोरिदम कैसे इनकी परफॉर्मेंस होती है, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती है। आपने मुख्तलिफ एल्गोरिदम वगैरह पढ़े होंगे, जैसे कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम वगैरह भी आपने पढ़े हैं, बीम सर्चिंग, ये बहुत सारा आपने बबल सॉर्टिंग, इस तरह बहुत सारा आपने पढ़े हैं। तो ये सारे इसमें एल्गोरिदम में वर्क
करते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्योरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्योरी भी आपने ये पढ़ी होगी। ये हमारे पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जावा, सी प्लस प्लस, आपने ये सारी लैंग्वेज आपने पढ़ी होंगी, सी शार्प पढ़ी होगी। इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि असेंबली और मशीन लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज वो है जो मशीन अंडरस्टैंड करती है। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज है, ये इसको मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करती है, और ये लो लेवल यानी कि सिस्टम इसको अंडरस्टैंड करता है, हम नहीं कर पाते। और हाई लेवल लैंग्वेज वो जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो हमारे पास हाई लेवल, जैसे सी प्लस प्लस आपने पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी, सी शार्प पढ़ी होगी, एंड्रॉइड पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे कंप्यूटिंग का यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मल मेथड्स, फॉर्मल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जैसे कि कोई भी एक जेनेरिक आप कोई प्रोग्राम, कोई एल्गोरिदम, कोई हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ बना लेते हैं जो हर एक के लिए यूज़ की जा सके। जैसे कि आपने फंक्शन बनाते सी प्लस प्लस वगैरह में आपने फंक्शन बनाए हुए, तो आप एक ही फंक्शन को अगर आप सी प्लस प्लस में, सी शार्प में, एंड्रॉयड में हर जगह यूज़ कर लें तो वो क्या है कि फॉर्मल मेथड, यानी कि हर एक के लिए वो यूज़ किया जाए। जेनेरिक मेथड्स होते हैं जो हर एक के लिए यूज़ किए जा सके, वो फॉर्मल मेथड्स में आते हैं। इसके बाद अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, इसमें हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट होते हैं, और फिर उनको रियल वर्ल्ड में उसको यानी कि अप्लाई कर देते हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। जैसे कि आप कुछ समझ लें कि आप फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, कंप्यूटर साइंस है। तो फिजिक्स में हम क्या कहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई वगैरह करते हैं और उसके बाद उनको अप्लाई। यहाँ जैसे कि आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मतलब कि आपने रिपोर्ट वगैरह देखेंगे वेटरिंग वगैरह करते हुए, तो उनको कंप्यूटर साइंस में जो है वो अप्लाई वगैरह कर दिया गया है। तो उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पूरी सीरीज़ बना चुका और ये पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जैसे कि हम जानवर या इंसान वर्क करते हैं, उसी तरह जो हर एक वर्क करे वो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। यानी कि इंसान कैसे वर्क कर रहा है, कैसे सोचता है, कैसे वो चलता है, कैसे पढ़ता है, जो भी कर रहा है, जहाँ जानवर कैसे हरकतें कर, सब कुछ उसको अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में लाया जाए तो यानी कि उसी तरह जैसे इंसान वर्क कर कंप्यूटर भी करे, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आया। तो इस पर बहुत ज़्यादा वर्क आजकल हो रहा है और आने वाले वक्त में भी होगा, तो और बहुत सारा वर्क इन पे हो भी चुका है। उसके बाद हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग मतलब कि इसमें आ जाता है कि आप कंप्यूटर के आर्किटेक्चर वगैरह को समझते हैं और मज़ीद से मज़ीद उसको यानी इंटरनल वर्किंग उसकी कैसे होती है उसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अगर पहले आपके पास पेटीएम 3 था, फिर 4 आया, आप जनरेशन i3, i5, i7 आ रही है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये मज़ीद से मज़ीद इसकी इंटरनल वर्किंग देखिए और उसको बेहतर किया जा रहा है। ये हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वगैरह में आ जाता है और ये इंजीनियरिंग की टाइप्स में। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन मतलब कि जो भी आप वर्क हो रहा है मज़ीद से मज़ीद हर एक चीज़ को बेहतर किया जाए, दिन ब दिन जो भी ग्राफिक्स में इजाफा होता है। यानी कि आज देखें पहले 2 मेगापिक्सल कैमरा, 3 पिक्सल, 4, 5, 6 इस तरह इम्प्रूव किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जितना इंसान की आँख देख पा रही है उतना इसको इम्प्रूव नहीं किया गया। लेकिन बहुत बेहतर दिन ब दिन बेहतर किया, लेकिन आज तक इंसान जितना देख सकता है अपनी आँख से उतना ये अभी तक जो कैमरा वगैरह वो देख नहीं पा रहे, तो इसको मज़ीद बेहतर किया। यही हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स में आता है और विजुअलाइजेशन वगैरह का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी, ये हम नेटवर्क सिक्योरिटी का एक पूरी सीरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने बताया था क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब कि जितनी भी कम्युनिकेशन जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं उसको सिक्योर वे से उसको हम जो है एक जगह दूसरी जगह सेंड वगैरह कर रहे हैं। और क्रिप्टोग्राफी के हमारे पास कुछ एल्गोरिदम वगैरह हमने डिस्कस किए थे, तो ये वही चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे कि आप वर्ल्ड वाइड जो है कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी है सब कुछ आप वर्क कर रहे हैं, तो वो उनकी कॉलिंग, उनका सारी सिस्टम सब कुछ नेटवर्क्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सारा कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंकरेंट, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो सबसे पहले कंकरेंट मतलब एक ही साथ वर्क करना, लेकिन थोड़ा यानी कि आगे पीछे वर्क हो सकता है। उसके बाद पैरेलल मतलब कि बिल्कुल जो भी प्रोसेसर वगैरह वो एक साथ वर्क करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब कि एक नेटवर्क के थ्रू जो है हमारा नेटवर्क यानी कि वर्क किया जाए। तो पैरेलल में थोड़ा सा मैं आपको वादा डिफरेंस कर दूँ, क्योंकि ये आप
अक्सर ये सेम ही चीज़ें कंसीडर की। जैसे कि एक प्रोसेसर है, पहले ये पैरेलल क्या हुआ, जैसे कि पहले एक प्रोसेसर होता था वो एक ही तरह वर्क करता था, लेकिन अब आपने देखा होगा कि ड्यूल कोर वगैरह प्रोसेसर, यानी कि 4 प्रोसेसर है, 2 प्रोसेसर है, 8 प्रोसेसर वगैरह वर्क कर रहे होंगे आपके जो पीसी वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो टाइम वर्क होता है वो एक साथ किया जाता है, तो वो पैरेलल में है। तो जैसे कि आप फर्ज करें आपके जो 2 प्रोसेसिंग चाह रहे हैं ए और बी, इसी तरह यहाँ 2 फिर प्रोसेसर चाह रहे हैं ए और बी, यह आपके पास प्रोसेसिंग हो रही है। तो आप ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये कंकरेंट के लिए बता रहा हूँ, और ये जो है आपको पैरेलल के लिए बता रहा हूँ। तो कंकरेंट और पैरेलल मतलब कि कंकरेंट मतलब कि एक प्रोसेस जो ये हो रहा है ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये सपोज कर लें कि ये प्रोसेस आपके जो है वो हो रहे हैं, तो ये आगे पीछे कहीं भी ये हमारे पास इस तरह वर्क करते हैं। जबकि पैरेलल में क्या होता है कि ये हर एक प्रोसेस सीधा ये बराबर बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में और एक बराबर बिल्कुल इकट्ठे प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पैरेलल। और जबकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि ये तो मुख्तलिफ सिस्टम्स वगैरह, ये पैरेलल एक वर्क में आगे ये आते हैं, तो इनको मजीद जो आपको डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद डेटाबेस को आप जानती होंगे, यानी कि जितना भी डाटा जो स्टोर हो जा रहा है वो ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है, किस तरह स्टोर वगैरह स्टोरेज उसकी हो रही है। डेटाबेस आपका जितना डाटा स्टोर होता है बैकएंड पे जो सब कुछ आज वो हमारे पास डेटाबेसेस में आता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर ऑलरेडी मैं ये पूरा सब्जेक्ट है और इस पर भी सीरीज बना चुका हूँ। यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें उसकी डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉडिफिकेशन सब कुछ कैसे किया जाता है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। उसके क्लाउड कंप्यूटिंग पर भी मैं एक सीरीज़ बना चुका हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि आप यानी कि किसी भी चीज़ को रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो वो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है। यानी अगर आप एक ही जगह पर वर्क कर रहे हैं और आपका सिस्टम बेशक ऑफ है लेकिन आप वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट। जैसे कि आपकी स्टोरेज होती है, स्टोरेज क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन। गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, यानी कि आपका सिस्टम बेशक ऑफ है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और जो भी वर्क करना चाहे वहाँ से आपका डाटा वगैरह एक्सेस कर पाता है। यानी कि रिमोटली यूज़ किसी भी चीज़ को करना, बेशक कोई एक सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे आप डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं कि यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा होता है कि अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो और वो प्रोसेस होता ही, ऐसा नहीं कि जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक लाइन लगा रहे हैं, तो एक लाइन जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर रहे हैं तो वो लाइन नहीं लग रही है। लेकिन कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये इसमें हम यही सोचते हैं कि वो लाइन बिल्कुल जहाँ स्टार्ट की वो लास्ट तक वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह यानी कि जो वर्क आप करते हैं वो होता ही रहे, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज हो, यानी कि एप्लीकेशन वगैरह होती हैं, उनको इंटरनेट के साथ इस तरह मर्ज आ जाएगा कि वो मज़ीद अट्रैक्टिव बन जाएगी और लोग उसको यूज़ कर रहे हो। तो एप्लीकेशन सर्विसेज को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर क्लाउड कंप्यूटिंग का ये सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। तो इसमें आप कोई भी रिमोटली एक्सेस वगैरह करना चीज़ों को, ये भी इसमें आता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग भी वही कंसेप्ट है जो अभी थोड़ी देर में पहले बताया। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आप कह सकते हैं जो आपके मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होते हैं वो अलग-अलग वो यानी कि पड़े होते हैं, लेकिन अगर फिजिकली उनको देखा जाए वो डिफरेंट जगह हर जगह पर पड़े होते हैं। और लेकिन उसको अगर लॉजिकली देखा है तो वो आप जब कोई भी एक्सेस कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो आपको ऐसे लगता है कि वो आप एक ही कंप्यूटर से कोई भी लॉजिकली कोई भी डाटा जो है, अगर आप एक क्यूरी देते हैं तो वो आपको कुछ हर एक कंप्यूटर के में से डाटा वो उठाकर आपको प्रोवाइड कर। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर फिजिकल देखा तो आपको पता चलता है कि ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, डिफरेंट कंप्यूटर पड़े हुए हैं और उनमें से डाटा जो हमारे पास। लेकिन अगर लॉजिकल देखेंगे तो ऐसा अगर कोई एक यूज़र डाटा एक्सेस कर रहा है तो उसको ये नहीं पता था कि इसके साथ कितने कंप्यूटर हैं, ये सिर्फ एक कंप्यूटर में डाटा आ रहा है या ज़्यादा से आ रहा है, उसको ये पता नहीं चलता। उसको ये होता है कि एक कंप्यूटर से डाटा आ रहा है और ये एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट जगह पर पड़े होते हैं और आपको जो भी यूज़ कर रहा है उसको यही होता है कि एक कंप्यूटर से डाटा आ रहा है। लेकिन अगर फिजिकल देखा तो वो एक कंप्यूटर से डाटा नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे नाम से बता कर डिफरेंट जगह पर पड़े होते हैं और वो एक नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशन लर्निंग, ये भी हमने जो कंप्यूटेशन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी थी उसमें हमने मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था। तो मशीन लर्निंग बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि इसमें हमारे एल्गोरिथम वगैरह जो टेक्निक्स वगैरह और कंप्यूटर को वो लर्न की जाती हैं। यानी कि वही चीज़ इसमें वही कंसेप्ट आता है मशीन लर्निंग के बारे में। आप मेरी सीरीज में देखा अगर डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, ये भी वही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं जो आपको बताया। उसके बाद कंप्यूटर विजन आ जाता है।
फिर इसको मशीन लर्निंग में आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई एक मैथमेटिकल क्वेश्चन वगैरह बनाई कुछ भी, तो उसको अगर आपकी वो आपको कंप्यूटर वगैरह उसको लर्न कर ले तो मशीन लर्निंग में कंप्यूटर विजन में मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि कंप्यूटर विजन मतलब कि अगर आपने कोई भी क्रिएटिविटी आइडियाज़ है आपकी इनोवेशन वगैरह की है, तो जो भी करना चाह रहे हैं तो उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। किस में इम्प्लीमेंटेशन? कंप्यूटर के थ्रू, तो वो कंप्यूटर विजन में आ जाता है। तो उसने ये कि हमारी विजन क्या है, हमारी विजन वही मैं आपको बताया था कि जैसे क्रिएटिविटी हम कोई भी चीज़ आइडिया वगैरह हमारे जहन में आ जाते हैं, तो ये हमारे पास जो है विजन हमारी होती है। लेकिन अगर कंप्यूटर विजन देखें कि अगर वही आइडियाज़ वही जो हमारी चीज़ें उनको अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए कंप्यूटर वगैरह पर, तो वो हमारे कंप्यूटर विजन में आता है। तो कंप्यूटर विजन मतलब मुख्तलिफ इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं, जैसे कि हम जिंदगी जी रहे हैं इसी तरह जो कंप्यूटर हमारी तरह जो है वो हो जाए, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर विजन में ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि बैचलर में इंग्लिश एक बुक है उसमें जो लिखा हुआ है, एक राइटर था वो कहता है मैं एक दिन जो है यानी कि सारे लोग ऐसे थे अपने अपने घरों में थे, लेकिन एक दिन मैं बाहर निकला और क्या हुआ कि जब मैं बाहर निकला तो एक जो पुलिस वैन आ गई। तो पुलिस वैन ने आकर मुझे देखा और कहने लगे ये क्यों बाहर निकला हुआ है। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि सारे लोग हर कोई एक अपने घरों में है और ये बाहर है। मतलब कि वो हर एक अपने कंप्यूटर वगैरह पे जो वर्क कर रहे होते हैं और हर किसी के पास कोई टाइम नहीं। आज भी देखेंगे तो हर किसी के पहले के दौर क्या होता था, हर एक दूसरे के साथ बैठते थे और गप्पे लड़ाते थे, लेकिन आजकल हर किसी का अपना मोबाइल अपना लैपटॉप वगैरह हर चीज़ें अपनी अपनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और बाहर कोई भी किसी दोस्त वगैरह को इतना जो है उस हिसाब से नहीं मिलता। लेकिन 2050 में और कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई वो जो अभी आपको मैंने बताया कि इंग्लिश बैचलर की बुक में जो था वो 2050 में ऐसे ही शायद हो भी जाए कि इसमें कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि अभी तक इतना हो चुका है कि किसी के पास कि ये कोई टाइम ही नहीं है, तो ये आ सकता है। उसके बाद हमारे पास बिग डाटा है। बिग डाटा मतलब कि बहुत ज़्यादा डाटा, ये वो डाटा होता है जो यानी कि सॉफ्टवेयर हाउस से भी ज़्यादा डाटा होता है। जैसे कि आपकी फेसबुक वगैरह आजकल जो आई है, तो फेसबुक वगैरह गूगल वगैरह यानी कि आज जब तक फेसबुक या 1998 जितने जब से फेसबुक है उसने सारे का सारा आपका डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है और हर एक बंदे का जिस तरह का डाटा भी हो और उसको एक तो रिकॉर्ड किया और एक ऑर्गेनाइज वे में जो है वो उसको जो है रिकॉर्ड किया हुआ। जब आपको जिस चीज़ की जरूरत होती है आप उसको निकाल लेते हैं। गूगल का जितना डाटा है वो सारा आपकी जीमेल का डाटा जितनी भी इस तरह के सारे डाटे हैं वो स्टोर किए जा रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किए जा रहे हैं, जो कि किसी वक्त भी एक्सेस किए जा सकते हैं। और उनके आप कह सकते हैं कि ये बिग डाटा मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है जो 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 कोई भी सदियों से आगे 1998 1950 से लेकर आज तक जो चलता आ रहा है और वो से एक सेफ फॉर्म में आ रहा है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर हाउस से भी बड़ा डाटा जो बहुत ही बड़ी मकदार में डाटा होता है वो हमारे पास बिग डाटा आ जाता है। जो मुख्तलिफ इसके पॉइंट्स लिखे होंगे आप पढ़ सकते हैं, कोई इस मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमने पढ़ा था। यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स वो होता है यानी कि हम बायोलॉजिकल जैसे हमारा दिमाग वर्क कर रहा है तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर भी उसी तरह वर्क करे, तो वो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं। न्यूरल नेटवर्क आपका दिमाग जिस तरह वर्क कर रहा है, जैसे आपका दिमाग है सोचता है जो भी वर्क करता है जैसे है वो वही चीज़ें कंप्यूटर में लाई जाए तो वो न्यूरल नेटवर्क्स में आ जाती हैं। तो इसके बाद हमारे पास ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम विद अनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक लिंक जो कि मुनासिब होती हैं इनके जो उनको सॉल्व करना इजी होता है और बहुत जल्द सॉल्व हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम होती हैं। इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो कि सॉल्व करा जिनको बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर सॉल्व की उनकी अपनी ज़िंदगी लग सकती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक में काफ़ी टाइम लग सकता है वो, लेकिन वो वर्क हो या ना हो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा ये इसमें यानी कि पोलिनोमियल टाइम वगैरह आ जाता है। जो हमारे पास ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम होती है उसमें पोलिनोमियल टाइम्स आता है और जो हमारे पास इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी एक्सपोनेंशियल टाइम होता है। एक्सपोनेंशियल टाइम होता है जो पावर वगैरह में जैसे कि पावर वाली कोई भी चीज़ होती है उसको अगर 2 की पावर 2 है तो वो 2 की पावर 3 होगी तो वो पास इस तरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है चीज़ और ये इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सॉल्व होगी तो बहुत टाइम लग सकता है। तो सिंपल यही होता है कि ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम जो ऐसी प्रॉब्लम होती है यानी कि जिसको सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, यानी कि रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इसमें लगता है, जबकि इनट्रैक्टेबल जो टाइम होती है इसमें बहुत लाइफ आपकी पूरी भी लग सकती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि यही समझता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आपने डाटा स्ट्रक्चर वगैरह में मुख्तलिफ एल्गोरिदम जो वो पढ़े थे,
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोलिनोमियल में हमारे पास यानी कि बबल सॉर्ट आपने पढ़ी थी। तो बबल सॉर्ट किस में आती है, वो एग्जैक्टली सी बात है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आती है, यानी कि वो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होती है जो हमारी बबल सॉर्ट थी। इसके अलावा आपने जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़े होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बबल सॉर्ट वगैरह के बाद इंसर्शन सॉर्ट वगैरह या सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह, तो ये जितनी भी सॉर्टिंग होती है वो हमारे पास एक्सप्लोनेशियल टाइम में सॉल्व होती है, क्योंकि इसकी पावर वगैरह में जाते हैं और इस पर टाइम ये कम्प्लेक्स हो जाती है जो एक्सप्लोनेशियल चीज़ होती है, क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स फॉर्म में चली जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह लग सकता है। इसीलिए ये हमारे पास जितनी ये सॉर्टिंग आ रही है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम का में आने का मतलब है इनट्रैक्टेबल ये प्रॉब्लम्स हैं। और ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम मतलब कि वो प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाती हैं जिनमें इतना टाइम नहीं लगता। बबल सॉर्ट का आपको अगर टाइम याद होगा तो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा थीटा एन स्क्वायर होता है, तो ये आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, आपसे किसी टाइम में पूछी जा सकती हैं। कोई आप यानी कि जब आप पेपर वगैरह को एग्जाम टेस्ट वगैरह देते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें ये हम मैटर करती हैं। तो बबल सॉर्ट जैसे थीटा एन स्क्वायर होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल टाइम इस पर आता है, तो ये बहुत ही यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपने जो सॉर्ट पढ़ी कि जैसे मर्ज सॉर्ट थी, क्विक सॉर्ट थी या हीप सॉर्ट थी, तो मर्ज हीप क्विक सॉर्ट ये सारी हमारे पास यानी कि पॉलिनोमियल टाइम है, यानी कि ये बहुत जल्द इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो सिंपल यही है, जो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम होती है वो इजीली जो सॉल्व की जाती है, जबकि इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम होती है जिनको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये पावर में क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल होती है यानी कि अगर अरे जितना बढ़ता है उतना टाइम ज़्यादा जो लगता है, तो इसीलिए ये हमारे पास ये तो इसके अलावा हमारे पास ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है लेक्चर। तो अगर आप समझते हैं वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।